चालू नहीं है, रिकॉर्डिंग बंद है। अभी मैं यहाँ आऊंगा तो उसको कैसे चलाऊंगा आप बताओ। तो इसीलिए आते जाते टाइम इसको चला के ही जाया करो आप। एक वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn, अनुक्रम को कैसे लिखते हैं वो बताना पड़ता ना आपके लिए, क्योंकि आप फिर भी इनमें से कई बच्चे वैसे लिख देते होंगे xn, ना कि करली ब्रैकेट में लिखते होंगे। एक वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हों। अनुक्रम के अनंत पद हों, समझ गए होंगे, यही डेफिनेशन वहां थी ना, कोई अंतर थोड़ा ही है, वहां भी तो यही बताया था कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय ए के अनंत बिंदु हो, अथवा कम से कम एक बिंदु हो, अथवा लिखो इसमें, अथवा इसमें लिखो, अथवा में एक वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn का एक वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि और केवल यदि एक वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि और केवल यदि यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मोड xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन कॉमा अनंत स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए बात वही हो गई। देखो कैसे हो गई, सुनो इसका मतलब, और जो मैंने लिखा है ना पहले कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हो, वो एक ही बात है। कैसे, अब समझ लो इसको। इसको आप क्या लिख सकते हो, मोड को हटाएं तो, मोड हटाओगे तो ये क्या होगा, xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन है ना। मोड हटाओगे तो क्या आएगा, मोड हटाने पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये xn माइनस अल्फा और लेस देन एप्सिलॉन, और ये बन जाएगा, पॉजिटिव लोगे तो xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, तथा नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा, माइनस का xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन माइनस का गुणा करो तो xn माइनस अल्फा, चिन्ह बदल जाता है ना ये, और माइनस का गुणा किया है तो माइनस एप्सिलॉन। अगर यहाँ से xn निकाला जाए, अल्फा उधर ले जाओ, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ से xn निकाला जाए तो अल्फा उधर ले जाओ, अल्फा माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब रहा कितना, ग्रेटर देन है ना ये। इसका मतलब रहा कि जो xn है ना, xn है वो कैसा है, छोटा है अल्फा प्लस एप्सिलॉन से, और यही xn बड़ा है अल्फा माइनस एप्सिलॉन से। ये बताओ, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, इसमें xn है कि नहीं है, और अगर इसमें है, बोर्ड पे देख ले लाला, अगर इसमें ये एक्शन है तो ये बताओ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एक्शन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन कॉमा अल्फा प्लस एप्सिलॉन, लिख सकते हैं ना इतना। और किन मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए, एन बिलोंग्स टू एन के लिए, अनंत एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो यहाँ देखना एन का मान अनंत होंगे उनके लिए ये कंडीशन है, मतलब एन का मान 1 रखें तो x1 होगा इसमें अंतराल में, 2 रखें तो इसमें x2 होगा, 3 रखें x3 होगा। तो ऐसे कितने अनुक्रम के पद आ गए इस अंतराल में, अनंत। तो फिर इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको अल्फा को इसका लिमिट पॉइंट कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और हाँ, जिस बारे में हम बात कर रहे थे आप लोगों से कि आपकी अल्टरनेट वाली बात, तो कितनों के माइंड में सेट हो गई और कितनों के में नहीं हुई, कितनों के में नहीं हुई वो उनसे पूछ लें। 1 2 2 और 2 4, कल आए नहीं थे। मैं ये कह रहा था
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये बुक आपकी ऐसी है, इसमें आपको कोई होमवर्क मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा तो थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं इसके साथ साथ, जैसे कि आज क्या बार है, आज कौन सा बार है, आज ये दिन है, जैसे आज ये दिन है ना, तो देखो आज हम रियल करा रहे हैं ना, तो इन 3 दिन रियल, बाकी के दिन या तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दें या फिर एनए को पढ़ा लें। फायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदा बहुत है। इस तरीके से मेरे लिए तो टाइम बचेगा जो बचेगा, पर आपके लिए टाइम मिलेगा, समझो इस बात को। मेरे अकॉर्डिंग तो टाइम बच जाएगा और आपके अकॉर्डिंग टाइम मिल जाएगा। कैसे? अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, या फिर दूसरी बुक एनए पढ़ाऊं, तो आपका हाल क्या रहेगा पता है? मैं हर दिन एक एक्सरसाइज कराऊंगा, और हर दिन जब एक एक्सरसाइज चलेगी तो समझ जाओ, अगर हम ये कहें कि हम अल्टरनेटिव नहीं पढ़ा रहे, डेली पढ़ा रहे हैं, और हर एक एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन फिक्स हैं एग्जाम्पल सहित, तो एक दिन के लिए आपको 25 क्वेश्चनों में से ज्यादा मान लो मैं एक दिन की क्लास में 3 करा दूं, 4 करा दूं, 5 करा दूं, तो आपको अगले दिन क्या गारंटी है कि आज जाकर के कल तक तुम कर लाओ? मतलब अगर मैं रेगुलर चलाऊं तो ये क्या गारंटी है कि आज सोमवार को पढ़ाया और मंगलवार को तुम कर ले सभी सवालों को? तो कहने का मतलब ये है, अगर मंगलवार तक नहीं होंगे, ये तो है सोमवार को पढ़ाया तो आज कर लेंगे, कुछ कुछ मंगलवार को कर लेंगे, यानी अगले दिन कर लेंगे, और फिर क्या है बच्चे, यानी अगले दिन आओगे ना तो प्रॉब्लम पूछ लोगे, और जब मंगलवार को आए आप तो किसी की छोटी मोटी समस्या है कि सर ये ऐसे कहाँ क्या दिक्कत है इसको बता दो, वो भी सॉल्व हो जाती है। और दूसरी बात क्या, पहले डिस्कस आपस में भी कर लेते हैं बच्चे, तो उनकी समस्या वहां सॉल्व हो जाती है। मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम समस्याएं आएंगी यहाँ बोर्ड पर कराने के लिए, समस्याएं वही आएंगी जो सवाल में गलतियां होंगी, बुक के क्वेश्चनों में कुछ में गलतियां हम सही कराते जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग कितने एग्री हैं इस बात के लिए मुझे ये बताओ, मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा, और कितने ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं सर अब इसे ही चलने दो? ऐसे कितने हैं जो चाह रहे हैं कि इसे ही चलने दो? देखो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे तरफ से तो इसे चला लो, समझो मेरी बात, मेरी तरफ से तो इसे ही पढ़ लो, चाहे उसे पढ़ लो या दोनों को पढ़ लो एक साथ। कैसे? आप ये, आपका ही बुरा हाल होगा उस समय, आपके साथ में क्या होगा, मैं तो सवाल कराते जाऊंगा, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन को, डाउट्स को पूछोगे कब? जब किए होंगे तभी तो पूछोगे मेरे से। और मान लो आज के दिन दिया काम कल तक नहीं करके ला पाए आप, कल समस्याएं सभी नहीं कलेक्ट हुई आपकी, तो मैं तो अगली पे पहुंचूंगा, मैं क्या इंतजार थोड़ी करूंगा आपका अगले दिन के लिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा हूं आपको। तो अगर आप चाहें तो फिर कल से डिफरेंशियल इक्वेशन ले आना, दिन लिख लो, बस दिन लिख लो, सोमवार को क्या है रियल, ले आओ कल से ही। क्या दिक्कत है उसमें सोमवार? अरे मैं पंडित जी पे कम वो करूं भरोसा हो, मतलब कहीं तुम औरत वौरत निकलवा रहे हो क्यों भाई? गुरुवार है ना कल, बढ़िया बार रहता है नई बुक के लिए। डिफरेंशियल ले आना फिर सब, ठीक है ना। बात क्या है, उसको पढ़ोगे ना तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ऐसा लगेगा, हाँ कुछ तो अब हाँ, इनको लिख लो टाइम टेबल को, मेरे को बीच में ये नहीं कहोगे कोई भी कि आज क्या कल क्या, मेरे दिमाग में यही सेट रहता है फिर कि कल उसको पढ़ाया था आज इसको पढ़ाना है, ठीक है ना। कॉपी दोनों की दोनों लानी है यहाँ डेली, दोनों की दोनों कॉपियां डेली लानी है। नहीं लाओ तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो भी मैं रियल पढ़ाता हूँ ना, जो भी रियल पढ़ाता हूँ यहाँ एक ही रफ लाओ आप, जो भी रियल पढ़ाई उसको घर जाके फेयर करो, जिससे याद हो ये सब कुछ।
अगर यहीं के यहीं नोट करके ले जाते हैं ना आप, तो कमियां क्या रहती हैं? एक तो ये रहती है कमी कि यहीं के यहीं आपने नोट कर लिया, कोई छोटी मोटी लिखते टाइम गलती हो गई ना, तो वो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो है नहीं घर पे भी, फिर तो वो क्या करेंगे, एग्जाम टाइम पे उठाएंगे, और जब एग्जाम टाइम पे उठाते हैं फिर कहते हैं ये कैसे लिख दिया ऐसा। और अभी का अभी तुम घर जाके देखोगे या दोबारा लिखोगे उसको, तो दिमाग में सेट होते जाते हैं बहुत कुछ। इसीलिए तो गणित के बारे में भी तो ये कहा गया है ना स्टार्टिंग से कि प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ये मैथ के लिए। अब सुनो, इतना लिख दिया था ना, अनुक्रम का सीमा बिंदु की डेफिनेशन लिखा दी। आगे लिखोगे, आगे अगर लिखना चाहें तो इसको तो कहीं साइड में बंद कर दो, और मैं यहाँ एक लाइन और लिखा देता हूं, इसको कहीं लिख के साइड में लिख दो कि ऐसे कैलकुलेट किया था। xn बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन कॉमा अल्फा प्लस एप्सिलॉन अनंत n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। वो टाइम टेबल को जरूर लिख लेना, उसकी ज्यादा चिंता रहती है हमें। ये तो डेफिनेशन लिख ही ली होगी आपने, उसको कहीं बॉक्स में बंद कर दो, और बॉक्स में बंद करने के बाद में फिर से लिखोगे इसमें। याद है आपको सीमा बिंदु को क्या कहते हैं? गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु, पहले भी लिखाया था ना, फिर भी लिखा रहे हैं देखो हम। इसको इसको इधर कर सकते हो। आगे लिखोगे, हो गया ना नोट? लिखोगे आगे इसमें, इससे क्या है, ऐसे अगर पैर चला भी जाए ना तो ये पता रहता है कि अब लिमिट यहीं तक है अपनी। हाँ है इससे, अच्छा इधर की तरफ से पढ़ा रही होंगी वो ऐसे, इसीलिए हम यहाँ एक टेबल हमेशा लगाते हैं कि जरूरत पड़ने पे एहसास तो हो जाए कि इधर कुछ है। हमारी आदत है बिल्कुल, हम यहाँ से लिखाते हैं, और उसके लिए ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। अच्छा लिखो आगे, कितना लिखा अब तक आपने? ये सब कुछ लिख लिया, अब लिखोगे आगे लाइन चेंज करके, सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु भी कहते हैं। सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु भी कहते हैं। सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु भी कहते हैं। नोट, इसमें लिखो अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक में तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। मैंने कहा है अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि अनुक्रम का सीमा बिंदु हो हर एक कंडीशन में, किसी किसी का नहीं भी हो सकता। आगे लिखोगे इसी में, अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय अथवा परिमित या अपरिमित
हो सकते हैं। अगला पॉइंट डालो नोट पॉइंट में, सेकंड, सीमा बिंदु अनुक्रम का पद हो आवश्यक नहीं है। सीमा बिंदु अनुक्रम का पद हो आवश्यक नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो सीमा बिंदु है वो अनुक्रम के अंदर ही हो, उस अनुक्रम से बाहर भी हो सकता है। जैसे 1/n का एग्जाम्पल, 1/n के एग्जाम्पल में जो 0 आता है सीमा बिंदु, क्या सेट के अंदर थोड़ा ही रहता है, वो तो बाहर जाता है ना। जैसे उस दिन याद है मैंने बताया था आपको, एक एक प्रमेय लिखो। पहले एक बात बताइए आप, मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, याद है क्या? प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है, याद है? तो एक प्रमेय रहेगी अब यहाँ, उस प्रमेय का यहाँ उपयोग होगा। और नंबर क्या था? 2.02 प्रमेय थी ना वो। देखिए भाई, प्रमेय है ये 3.01। वैसे आपको हम बोल चुके हैं पहले भी कि अब यहां से आगे बहुत कुछ थ्योरी या डेफिनेशन है ना, वो कम होते जाएंगी। अब ऐसी आएंगी डेफिनेशन वगैरह जिनको तुम जानते हैं थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें प्रमेय 3.01 का कथन है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। देखिए, अगर अनुक्रम का सीमा बिंदु होता है ना, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, तो हम बात करेंगे कि किसी भी वास्तविक संख्या के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पॉइंट हों? अनंत होने चाहिए। ये ही चीज सिद्ध करनी है हमें। इसका प्रूफ देखो इसमें, अगर हम इसका अगर हम इसका परिसर लेके चलें, ई, क्या लेके चलें? ई। आपको अनुक्रम कैसा दे रखा है? परिबद्ध अनुक्रम है, माना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, अनुक्रम xn कैसा है? परिबद्ध है। यहाँ आपको परिबद्ध दे रखा है। अब असीमित शब्द और लाना है हमें, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो, अनुक्रम xn एक परिबद्ध अनुक्रम है जिसका परिसर क्या है? ई है, या ई इस प्रकार है कि ई इक्वल टू xn, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखो परिसर है ना ई, तो परिसर जो ई है वो परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ इस परिसर के आधार पर हम लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ केस फर्स्ट, यदि ई
परिमित है। अब ये बताओ, अगर ई परिमित है तो हम ये कह दें कि जैसे ये -1 टू द पावर n था ना, ये जो अनुक्रम है -1 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो इसमें क्या है थे अभी, अब -1 1 -1 1 याद करो, कल समझाए होंगे। तो परिसर क्या है इसका, ये बना 1 -1 या -1 1, यही तो आया था, परिसर फिक्स आया। अब ये बताओ, मैं ये कह दूं कि इसमें से कोई ये या दूसरा वाला, ये मैं अल्फा मान लूं, क्या मान लें, अल्फा। तो अल्फा का जो प्रतिवेश बनाओगे आप, जैसे यहाँ -1 का अगर प्रतिवेश बनाया ये, या अल्फा कह दें इसको हम, तो अल्फा का प्रतिवेश अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन होगा। इसमें इस अनुक्रम के कितने पद होंगे, कैसे, आपने अनंत कह दिया, ठीक है, मुझे भी पता है अनंत ही होंगे, लेकिन कैसे क्योंकि देखो ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा के प्रतिवेश में इस अनुक्रम के अनंत पद आएंगे, क्योंकि ये -1 -1 -1 -1 अनंत बार आ रहा है। क्या आ रहा है, अनंत बार आएगा, और +1 +1 +1 ये भी अनंत बार आएगा। तो इसका कोई भी प्रतिवेश बनाओगे -1 का, तो इस -1 के ही प्रतिवेश में कितने पॉइंट बनेंगे अनुक्रम के, अनंत बनेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ कह देंगे कि जो अल्फा है वो अनुक्रम xn का क्या है, सीमा बिंदु है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इस बात को यहाँ लिख देते हैं, इस स्थिति में एक संख्या या एक वास्तविक संख्या कह सकते हो, एक संख्या अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल R विद्यमान होगी कैपिटल R n के अनंत मान के लिए, n के अनंत मान के लिए इस प्रकार होगी कि xn इक्वल टू अल्फा, xn इक्वल टू कितना, अल्फा। अब xn इक्वल टू अल्फा है तो क्या कह सकते हो, तब xn बिलोंग करेगा किसमें, इस अल्फा के प्रतिवेश में, किन मानों के लिए, n के अनंत मान के लिए। तो क्या कह सकते हो आप, तब अल्फा, या ये कह सकते हो तब अल्फा अनुक्रम xn का क्या होगा, सीमा बिंदु, क्योंकि n के अनंत मानों के लिए अनुक्रम के इसमें कितने पद हैं, अनंत पद हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, अतः अगर एक और लाइन बढ़ाना चाहें तो अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद हैं, तब अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। ये तो हो गया एक केस। अब देखो सेकंड, इसमें बोलो, हाँ कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स है ना, अब हमने वो मान लिया बस, एक परिमित है तो कोई एक तो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है ना, आप +1 को ले सकते हो, किसी को भी लो, आपकी मर्जी है। ऐसे थोड़ी है कि हमने -1 को लिया है तो वही -1 फिक्स रहेगा, कोई सा भी ले सकते हो। इस एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया था जिससे कि जल्दी समझ में आई, समझ रहे हो कि नहीं, वैसे तो आप कुछ भी ले लो। अब देखो इसमें केस सेकंड, वैसे समझाते तो जल्दी समझ में नहीं आता, इसीलिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ता है। केस सेकंड में क्या है, यदि ई कैसा हो, अपरिमित है, परिसर ई कैसा है, अपरिमित,
परिसर ई कैसा है, अपरिमित है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ई अपरिमित है और अनुक्रम कैसा है, परिबद्ध है, तो अपरिमित का मतलब हो गया ई असीमित है। अब एक बात बताओ, ई असीमित है यानी ई जो परिसर है उसमें असीमित यानी अनंत अवयव है। ई में कैसे अवयव है, अनंत अवयव है। और अगर ई में अनंत अवयव है तो हम यहां लेके चलेंगे किसी भी पॉइंट को कि अल्फा क्या है, ई का अल्फा को ई का सीमा बिंदु यानी अनुक्रम का सीमा बिंदु सिद्ध करने के लिए देखो यहां ई को क्या लेके चल रहे हैं, अपरिमित। और ई अपरिमित या असीमित बात एक ही होती है, अपरिमित या असीमित बात एक ही है। तो ई असीमित है और अगर ई असीमित है तो ये अनुक्रम एक्शन ई क्या है, सबसेट होगा किसका, अनुक्रम का। भाई मेरी बात सुनो, परिसर जो ई होता है वो अनुक्रम में से ही तो सेलेक्ट करते हो आप, क्या करते हो, अनुक्रम में से। तो यह बताओ ई कैसा है, अपने पास यहाँ असीमित, अपरिमित यानी असीमित, और ई असीमित है और यहाँ अनुक्रम कैसा है, परिबद्ध अनुक्रम है, अनुक्रम परिबद्ध है। तो एक बात बताइए, ई असीमित है तो परिबद्ध होगा कि नहीं होगा, हेलो। ई के अवयव किस में से लिए गए, एक्शन में से। अरे जो ई है ना, ई परिसर किस में से बनता है, एक्शन में से बनता है। मैं ये कहूं कि जब जब एक्शन एक्शन है वो परिबद्ध है तो ई परिबद्ध होगा कि नहीं होगा, होगा। सिंपल सी बात है, एक्शन परिबद्ध है। मैं ये कहूं कि इसमें एक्शन का मान ले लिया आपने 1/n वाला एग्जांपल, कहां से कहां तक चलेगा, ये 1 से लेकर के चलेगा तो 0 तक, पर 0 शामिल होगा नहीं इसमें। तो देखना परिबद्ध हुआ कि नहीं, 1 से तो बड़ा मान नहीं रहेगा और 0 से छोटा मान नहीं आएगा इसमें। तो ये परिबद्ध हो गया 0 और 1 के बीच में। जब जब ये अनुक्रम ही परिबद्ध है तो फिर ई तो क्या है, ई तो इसके अलग अलग पद होते हैं ना, उनका समुच्चय होता है। तो जब यही परिबद्ध है तो ई भी तो परिबद्ध ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा अवयव हो जाए इससे। अब ई परिबद्ध हो गया, देखना हमने यही कहा है आपको कि अनुक्रम परिबद्ध है तो परिसर भी परिबद्ध होगा। अच्छा परिसर परिबद्ध हो गया, परिसर परिबद्ध हो गया और ई कैसा है, अपरिमित। तो यानी अपरिमित यानी असीमित कह सकते हो। तो ई असीमित हो गया और कैसा हो गया, परिबद्ध हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक असीमित यानी ई कैसा हो गया, असीमित और परिबद्ध। तो मैंने आपको 2.02 थ्योरम कराई थी, उसमें कहा था कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। याद है कुछ, उसको काम में लेंगे फिर, पहले इतना नोट करो। थ्योरम्स के स्टेटमेंट तो याद हो जाने चाहिए। समझ रहे हो, थ्योरम्स के स्टेटमेंट तो सबको याद होने चाहिए। और नहीं है याद तो करो याद, करने पड़ेंगे। जिस बच्चे को सिलेबस के बारे में पता है उसको हर एक चैप्टर के इसके थ्योरम्स के बारे में पता रहेगा। माना कि तुमको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो हम पढ़ा रहे हैं, सिलेबस आपको बताते भी जा रहे हैं साथ के साथ। और मैं तुम्हें एक ही दिन में सबको सिलेबस बता भी दूं तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, फिर भी तुम मेरे पे डिपेंड होके चलोगे। पर यह है कि जो भी मैं बताते जा रहा हूं उनको देखो, पढ़ने वाले तो क्या करते हैं कि ऐसे भी सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि पहले चैप्टर में कितनी थ्योरम्स कराई हमें और कितनी पढ़ने लायक हैं, ये सब कुछ डिसाइड करके चलते हैं, फिक्स कर देते हैं अभी से लास्ट टाइम तक के लिए। और ना पढ़ने वाले फिर वो क्या लास्ट में ही उठाते हैं और लास्ट में लास्ट जैसा ही रह जाता है। फिर एग्जामिनर भी नंबर लास्ट लास्ट कैसे देता है।
एक कॉलेज वाले थे, उन्होंने क्या किया, कॉल करवाया किसी से कॉलेज में पढ़ाने के लिए। हमने क्या किया, हमने उनसे ये कर दिया, किस मुझे के द्वारा कॉल करवाया। पहले नंबर तो ये था कि पैसे ऐसे कम दे रहा था। दूसरी बात ये है कि उसने कहा कि सर ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने उससे ये कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे को, पर ये है कि सैलरी एडवांस में दिलवा दो पूरे पेपर। तो ठेका चलता है, जैसे फसलों का ठेका नहीं ले देते लोग वैसे ठेका होता है, पर यहाँ नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही चलता है। अब ठेका हो या कुछ भी हो, हमारा पढ़ाने का तरीका सेम है। किसी कॉलेज वाले वैसे हम एक पेपर के 30 लेते हैं, अब वो क्या कुछ ज्यादा ही कम दे रहा था, और कह रहा था 15। तो मुझे भी पता है, मैं भी वैसा ही पढ़ा था ना कॉलेज की तरह, मुझे कौन सा जरूरी थी कि मैं ऐसे चलाऊं जैसे। अब तुम्हारी जो क्लास है ऐसे समझो जैसे ट्यूशन की तरह, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी का तुम क्या समझते हो वो मुझे नहीं पता। इस तरह ट्यूशनों में नहीं कराते लोग अब कुछ, जो आपको इस तरह से बार बार कोर्स कर रहे हैं ना, और बार बार इनको डेफिनेशन को रिपीट कराते रहे अब तक। तो अब उनसे हमने कहा एडवांस की। अब मैंने जो मीडिएटर था उससे कहती एडवांस की, उसने कहा मैं पूछ के बता दूँ। अब तक फोन नहीं आया, मुझे तो वैसे भी नहीं चाहिए था। बात यह है कि उससे मना करने का एक ही रास्ता था, वो फोर्स करने लग रहा था मीडिएटर, उसको हम अच्छे से जानते हैं, और मना हमें करनी थी, क्यों हम पे इतना टाइम बचेगा ही। उसके आज हम हाँ कर रहे और फिर कल अब ही हो गया। आगे देखो, आगे देखिए अब। क्योंकि एक्स एन परिबद्ध समुच्चय है, तब इसका परिसर, इसका परिसर ई भी परिबद्ध होगा। अब ये बताओ, आप कह रहे हो यहाँ असीमित है और वहां कह रहे हो परिबद्ध है, अतः ई असीमित परिबद्ध समुच्चय है। और असीमित परिबद्ध समुच्चय है तब इसका कम से कम एक सीमा बिंदु अल्फा अवश्य होगा। तब हम जानते हैं कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। मैं किताब की तरह ही लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, पेपर में नहीं लिखना, पर मुझे याद है इसका कि ये नंबर है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आदत में आ जाता है। तुम भी करोगे ऐसा कोई काम तो अपने आप आदत में आ जाएगा। ये हमें पता है कि ये यहाँ उपयोग होता है, तो इसीलिए वो याद सा हो गया कि ये इस नंबर की प्रमेय है। अब देखो, एक बिंदु अवश्य होता है ना इसका सीमा बिंदु,
तो मान लो, माना ई का सीमा बिंदु क्या है, माना अल्फा ई का सीमा बिंदु है। अगर अल्फा ई का सीमा बिंदु है तो अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ई के कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे ना। अरे अब तो याद हो गई होंगी ना ये लाइन सी, बार बार रिपीट करते करते। हाँ, थोड़ा सा तुम भी पढ़ा करो घर पे। तब अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ई के अनंत बिंदु होंगे। एक बात बताइए आप, ई किस में से बना है, एक्सन में से ही तो बना है। अगर इस ई में ही देखो अल्फा के प्रतिवेश में ई के अनंत बिंदु हैं तो एक्सन के तो अपने आप ही होंगे, समझे कि नहीं। अगर ई में ही अनंत यानी अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ई के अनंत बिंदु हैं तो फिर अनुक्रम के तो वैसे ही हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे तब, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में एक्सन के अनंत बिंदु होंगे। और जब अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में एक्सन के अनंत बिंदु हैं तो अल्फा एक्सन का सीमा बिंदु होगा। ठीक है ना। तो ये था इसका प्रूफ। तब या ये कह सकते हैं, इसीलिए अल्फा अनुक्रम एक्सन का सीमा बिंदु है। हो गई प्रमेय। एक लाइन और लिखें तो लिख देना, थ्योरम का कथन, अतः प्रत्येक असीमित परिबद्ध सॉरी कितना था, अतः प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, लिख देना। या अब यहाँ थ्योरम का कथन लिख देना लास्ट में, ठीक है ना। अतः लगा के लिखना लेकिन। कल 2 थ्योरम कराई जाएंगे आपको। हाँ बात तो सही है तुम्हारी। हाँ दूसरी लानी है। पहले सीमा के बारे में पढ़ा चुके हैं ना। अब अनुक्रम की सीमा के बारे में बात करेंगे। तरीका सेम रहेगा। लिखें, मैंने कहा है ना अतः लगा के उसको लिख देना कथन को।
लिख लिया ना इतना? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की सीमा। यहाँ उसके लिए आए हैं तो बॉटनी की फैकल्टी के लिए आपके पास होंगे, है ना? तो नाम मुझे याद नहीं है, वो एक मैडम है और उनके साथ तो अरुण सर से बात करवा दीजिए उनकी बॉटनी की फैकल्टी के लिए ये, ठीक है? ये सर से आपकी बात हुई है। अब कौन बैठे हुए हैं यहाँ, मेरी बात करवाना, ये पूछ लो उनसे कि अर्पित सर। हेलो, हाँ भाई, हेडिंग डाल दी ना, अनुक्रम की सीमा। इसमें लिखो एक वास्तविक संख्या। हेलो, किनसे? अरे नहीं, वो सर से बात करानी थी। रुको मैं बात रुको मैं बात करता हूँ। और अंदर कौन बैठे हैं? एक वास्तविक संख्या एक्जाई, एक्जाई, एक्जाई नहीं बनाना था ऐसे। से बात हो गई ऊपर भेजो ना नीचे से, या उनसे तुम ये कह दो कि आप उनको बिठा लो वहाँ बाहर ऊपर ला कर, है ना? मैं आ रहा हूँ। एक वास्तविक संख्या एक्जाई अनुक्रम xn की, एक वास्तविक संख्या एक्जाई अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है यदि, यदि किसी दिए हुए, किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एंड नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, इस प्रकार विद्यमान है कि xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। सिंपल लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ xn इक्वल टू जाई। क्या ये कैसा लग रहा है? बॉडी है। ऐसे कौन विपरीत अंतराल बनाता है? माना कि वो थोड़ा थोड़ा सा झुके वो, तो ऐसे थोड़ी बनता है विपरीत अंतराल। अभी अभी आप ये भी नहीं जानते। इनका मतलब समझ, इनका मतलब बताओ। ये थोड़ा तिरछा है ना, ये तो 7 का भाग लग रहा है 5 में, ये बिल्कुल सीधा है तो 5 का भाग लग रहा है 7 में। तुम टीचर हो या मैं टीचर हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ या तुम पढ़ा रहे हो? क्यों भाई? हाँ,
नहीं सी डिस्क्रीट किस पे है? अरे डिस्क्रीट की बुक है नहीं यहाँ। अरे घर तो सबके है। अब जरूरत तो यहाँ पड़ रही है ना तुम्हें बताने के लिए, समझाने के लिए। अच्छा अगर आपको नहीं पता है तो अब पता कर लो, इसका मतलब ये होता है। इसको लिखेंगे 5/7, इसको लिखेंगे कितना 7/5। अरे मान क्यों लिया? अच्छा अभी आप क्या पढ़ के आते हो पता है? अभी आपने ब्रैकेट पढ़े होंगे 3। कितने पढ़े हैं? 3, इतने ही तो होते हैं ना, इतने ही पढ़े हैं ना 3 ब्रैकेट। और मैंने पढ़ के आया हूँ 4। अरे मैं तो ये 6वीं 7वीं में पढ़े थे मैंने। क्या? तो अब तुमको 3 ब्रैकेट बताया गया है, और अभी अगर मैं यहाँ बोर्ड पे कोई क्वेश्चन लिखूं 4 ब्रैकेट का तो तुम ये कहेंगे हाँ सर ऐसा भी होता है। पता सबको है पर समझते नहीं है। ये लो एक ब्रैकेट, ठीक है ना, ये लो दूसरा ब्रैकेट, ये लो तीसरा ब्रैकेट, मुझे यहीं से मतलब है पर, और ये लो चौथा ब्रैकेट। अगर ये बार है तो ये क्या है? हुँ? जब ब्रैकेट कंप्लीट हो जाते हैं ना 3, तो फिर इसका उपयोग किया जाता है। अभी इसका मतलब क्या रहा है यहाँ देखो, मैं इसको यहां से ये, फिर ये, और फिर ये, इसका मतलब हुआ कि ये जो, हाँ तुम कह रहे हो बार है, ये तो रेखा बंधनी कोष्टक कहते हैं इसको, रेखा बंधनी। इससे क्या है, अब देखो ये भी ब्रैकेट है, आप इसको ऐसे करके बंद कर लो, पर ब्रैकेट के अंदर एक जैसे ब्रैकेट हो गए ना फिर दो, लगा देते हैं लगाने को तो, पर तरीका नहीं होता है। जब ज्यादा ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है तो फिर क्या करे, कोई लगाता है फिर। अब अब ये भी एक ब्रैकेट है, और ये देखो अब इसको हटाओगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस का गुणा होगा इसको हटाते, देखा होगा, नहीं देखा? कंपटीशन की किताबों में लिखा हुआ। मेरा कहने का मतलब किसी ने कंपटीशन की कोई भी तैयारी की हो उसमें नहीं देखा क्या? नंबर सिस्टम में ही आता है स्टार्टिंग का। आर एस अग्रवाल की बुक, उसके पहले ही चैप्टर को उठाना, वहां मिल जाएंगे ऐसा कुछ। आर एस अग्रवाल में जो कह रहा हो इंग्लिश में बोलो यार, आर एस अग्रवाल है। हाँ किस आर एस अग्रवाल की बात कर रहे हैं हम? 11 12 की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ कंपटीशन के लिए बात कर रहे हैं। एनडीए की में क्या है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है एनडीए वाली बुकों में। जो एनडीए की ज्यादातर अरिहंत चलती है, आरएस में है। चलो फिलहाल तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो। इतना लिख लिया ना यहाँ तक? अरे यहाँ तक हो गया, आगे लिखो इसके फिर। इसे इसे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू जाई, या कैपिटल एल आई एम, देखो कैपिटल एल लिखोगे यहाँ, कैपिटल एल लिखते हैं तो फिर इसको नहीं लगाते एन टेंड्स टू इनफाइनाइट को, और स्मॉल एल लिखते हैं तो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देते हैं, से व्यक्त करते हैं। मतलब ये एक तरीका है बस लिखने का, कहीं सोचे साहब ऐसा क्यों।
तो इसका कोई जवाब थोड़ी होता है, ये तो एक तरीका है इसको ऐसे व्यक्त करने का है, इसे इतने या इतने से व्यक्त करते हैं। ये लो भाई, हेडिंग डालिए अभिसारी अनुक्रम, और हेडिंग डली रहने दें अगले दिन के लिए। किसकी है?